हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मेरा नाम है विकास और आज हम बात करेंगे 26 अप्रैल 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगी। और क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए मैंने रखा है कि मुदुमलाई नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस होंगे वो सारे आपको कंप्लीट पीडीएफ जो डेली जीके हैं और साथ में एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर सब कुछ आपको एक ही प्लेस पर करंट अफेयर्स फंडा का जो ईयरली करंट अफेयर्स का प्लान है उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये 26 अप्रैल को ये इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बता दूँ जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है ना, ये 26 अप्रैल को मनाया तो जाता है लेकिन इसकी थीम काफ़ी खास है। तो इस बार की जो इसकी थीम है वो है IP एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट। मतलब सीधा सा यही है कि इस बार जो है जो थीम है वो खेल और इनोवेशन पर बेस्ड है बेसिकली। तो मतलब सीधा सा यही कि स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी और जो ब्रांडिंग और पेटेंट्स हैं इनका रोल यहाँ पर बढ़ रहा है। आसान शब्दों में आपको बता दूँ, जैसे कि कॉपीराइट आपने सुना होगा कि अमिताभ बच्चन जो है ना, इनकी वॉइस जो है उसका भी अपने आप में एक रोल है। ऐसा नहीं कि हर पर्सन अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अमिताभ बच्चन की आवाज़ में कोई स्लोगन या कोई चीज़ जो है बुक कर सकता है, क्योंकि इनकी वॉइस जो है वो इनके पास एक खास खूबी है। ठीक है, तो जैसे किसी ने, अब आप देख लो कि MRF ने अपना बैट बनाया, ठीक है, MRF एक ब्रांड है, तो MRF के लोगों को ऐसा नहीं कि आप MRF के नाम से पिज़्ज़ा बुक कर दो कि यार MRF के नाम से मैं पिज़्ज़ा बेचना शुरू करता हूँ, या फिर कोई आप और बिजनेस स्टार्ट कर दो। तो ये अपनी जो ब्रांड है इनकी अपनी खुद की एक एग्जिस्टेंस है मार्केट में। तो इस वजह से जो है ये सब जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं तो इसमें इन्वेंशंस, ब्रांड नेम, डिज़ाइन, इन सब का जो लीगल प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर होता है। जैसे नाइक का लोगो देख लोगे, IPL ब्रांड है, ठीक है, तो ये सब जो है इनकी अपनी ब्रांडशिप जो है वो यहाँ पर है और इनकी जो लीगल प्रोटेक्शन है वो भी यहाँ पर इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, और कब स्टार्ट हुआ था? तो 2000 में ये जो है स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर ये पूछा सकता है कि इसका बेसिक एम क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसका एम यही है कि लोगों को जो है इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना कि IP राइट्स होते क्या हैं। ठीक है, और क्रिएटिविटी कैसे किसी की सुरक्षित हो सकती है। अब आपने कोई एक ओरिजिनल पोएम लिखी आपने, ठीक है, और आपने उस बुक को पब्लिश कर दिया, और ऐसा नहीं है कि अब उस बुक को उठाकर कोई भी यूज कर लेगा, नहीं, आपकी परमिशन, रिटन परमिशन होनी चाहिए, तभी कोई यहाँ पर यूज़ कर पाएगा। करंट अफेयर्स फंडा के लोगों में आप देखोगे TM लिखा हुआ है, ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क का मतलब है कि हमने उस चीज़ का पार्टिकुलर ट्रेडमार्क ले रखा है। अब कोई भी पर्सन करंट अफेयर्स फंडा ब्रांड या करंट अफेयर्स फंडा नेम या करंट अफेयर्स फंडा का लोगो को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो ये IP राइट्स होते हैं और ये ज़्यादातर इकोनॉमी और स्टार्टअप ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि RBI ने अभी कैंसिल कर दिया है पेटीएम जो पेमेंट बैंक है, इसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न पड़ा इसके लिए? तो ये है कि परसिस्टेंट कंप्लायंस एंड गवर्नमेंट फेलियर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो पूरी तरीके से जो उसका कंप्लायंस था ना वो एज पर द RBI नहीं था। बहुत टाइम से RBI इसको मॉनिटर कर रहा था और RBI ने अल्टीमेटली जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसका लाइसेंस जो है यहाँ पर कैंसिल कर दिया। और रीज़न उनका यही कहना था कि जो यहाँ पर रेगुलेटरी वॉयलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, और ये कहा गया है कि जो बैंक की वर्किंग है वो लोगों के हितों को ध्यान में रखकर ही हमने यहाँ पर किया है, क्योंकि जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बैंक कभी नहीं चाहेगा कि जो लोगों ने पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट किया है उनके पैसे के साथ कुछ छेड़छाड़ हो। ठीक है, और कई सालों से जो कंप्लाइंस इशूज़ है ना बहुत टाइम से चल रहे थे, तो RBI लगातार इसके ऊपर अपनी कसनी कस रहा था, फाइन लगा रहा था, बट कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने अब जो है इसकी लीगल प्रोसेस जो है बंद करने की वो यहाँ पर RBI ने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो प्रोसेस है बेसिकली हाई कोर्ट में हुई है। तो लिखा है ना कि RBI हैज़ डिसाइडेड टू अप्रोच द हाई कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो ये जो लीगल प्रोसेस है वो हाई कोर्ट से हुआ है, क्योंकि कई बार से इसको वार्निंग जो है वो लगातार दी जा रही थी। अब होगा क्या कि जैसे जो यूज़र हैं, जो फास्टैग और NCMC सर्विसेज जो हैं उनकी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यूज़र्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ रहा है। लोग अपना पैसा निकाल सकते हैं लेकिन कोई भी नया डिपॉजिट जो है वो यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो किसी तरीके का कोई न्यू डिपॉजिट जो है
है उसके ऊपर यहाँ पर रोक लगा दी गई है, बट किसी का अकाउंट है तो वो अपना पैसा यहाँ से निकाल सकता है। डिपॉजिटर का जो मनी है वो बिल्कुल जो है सेफ़ है यहाँ पर, ठीक है। आरबीआई ने ये भी कहा है कि बैंक के पास में जो है वो ऑलरेडी सफिशेंट लिक्विडिटी है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक मत करो, आपका पैसा कम्प्लीटली यहाँ पर सेफ़ है, ठीक है। और आरबीआई ये जो पेमेंट बैंक है पेटीएम, ये 2017 में इसको बनाया गया था। मैंने देखा कि बहुत सारे जो पेमेंट बैंक्स बनाए गए और रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स है, क्योंकि पेटीएम एक बड़ा ब्रांड था, हर दुकान के बाहर एक पेटीएम का टैग लगा रहता था, क्यूआर कोड था, तो इनके पास जो अकाउंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो 30 मिलियन बैंक अकाउंट थे, 100 मिलियन इनके पास केवाईसी यूजर्स हैं, तो जो इनका यूज़र बेस है ना वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। 8 मिलियन फास्टैग यूज़र्स थे, तो इस वजह से लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर झटका लगा है। और आरबीआई जो है वो हर एक बैंकिंग एक्टिविटी के ऊपर मॉनिटरिंग करता है, तो इसीलिए हम इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का दर्जा भी देते हैं। चाहे कोई बैंक हो, एनबीएफसीज हो, पेमेंट बैंक हो, वो सारे के सारे आरबीआई की रडार पर हमेशा रहते हैं। और पेमेंट बैंक जो है ये एक्सेप्ट डिपॉजिट बट कैन नॉट गिव लोन्स, तो ये लोन्स नहीं दे सकते, लेकिन ये केवल पैसे को डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर रहती है। तो इस वजह से जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो कम्प्लीटली यहाँ पर सेफ भी है, ठीक है। अगर इन्होंने पता चला कि 200 करोड़ रुपए इन्होंने यूजर से डिपॉजिट ले लिया और बाकी फिर इन्होंने लोन बांट दिया, तो कहाँ से उन बंदों के पैसे को ये वापस करते, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं फिनटेक, ठीक है। जब फाइनेंशियल और प्लस टेक्नोलॉजी ये दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं तो इसी चीज़ को हम लोग फिनटेक कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्राइमरी डीलर पीडी व्यवसाय शुरू करने के लिए श्रीराम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को किस संस्था से जो है प्रिंसिपल अप्रूवल प्राप्त हुआ है। तो अभी आरबीआई ने इनको प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है और आरबीआई के प्रिंसिपल अप्रूवल देने के बाद में जो श्रीराम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बैंक है इसको पीडी बनने की जो है प्राइमरी डीलर जिसको बोलते हैं, अब इसको उस चीज़ की मंजूरी मिल गई है। तो जो अप्रूवल है ना वो एक तरीके से कंडीशनल है, क्योंकि आरबीआई के जो रूल्स हैं वो यहाँ पर फॉलो करने होंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि जो पीडी होते हैं ना, प्राइमरी डीलर्स जिसको बोलते हैं, ये इंटरमीडिएट होते हैं किसके बीच में, आरबीआई और फाइनेंशियल मार्केट के बीच में। और ये ध्यान इसलिए रखेगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आता है कि प्राइमरी डीलर है क्या, तो प्राइमरी डीलर का मतलब होता है कि आरबीआई और मार्केट के बीच में मीडिएटर का काम करना, जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं ना उसको बेचने में ये मदद करते हैं बेसिकली पीडीज, ठीक है। तो पीडी जो है पार्टिसिपेट करते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, टीविल्स के ऑक्शंस होते हैं, तो इसमें पीडीज का बड़ा रोल रहता है, तो यही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और ये ध्यान रख लीजिएगा कि पीडी के बारे में अगर कभी पूछा जाए तो आप लिख दीजिएगा कि पीडीज आर द इंस्टीट्यूशंस ऑथराइज्ड टू सपोर्ट गवर्नमेंट बोरोइंग्स प्रोग्राम्स, ठीक है। तो उसमें जो है इनका बड़ा रोल यहाँ पर रहता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ट्रेजरी टीबिल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, 1 साल पर इनकी मैच्योरिटी हो जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भगवान बुद्ध के अवशेष जो हैं वो लद्दाख ले जाए जाएंगे, ऐसा कहा गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द होली रिलिक्स ऑफ द लॉर्ड बुद्धा विल बी एग्जिबिटेड इन विच यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पर कहा गया है, तो ये है लद्दाख में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। और अभी रिसेंट में जो फर्स्ट टाइम जो रिलिक्स हैं वो परमानेंट प्लेस को लीव करेंगे, ठीक है, पहली बार ऐसा होगा। और ये अभी दिल्ली में जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर हुआ है, जो कल्चर मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, तो उन्होंने ये कहा है, ठीक है। और ये 15 दिन का एग्जीबिशन जो है बेसिकली यहाँ पर होगा, लिमिटेड टाइम यहाँ पर है बेसिकली ये इवेंट एक। और जो ट्रांसपोर्ट होगा वो स्पेशल एयरक्राफ्ट होंगे, जेट कैटेगरी की सिक्योरिटी के साथ में, हाई सिक्योरिटीज़ यहाँ पर होगी, तो उसके साथ में इसको ले जाया जाएगा। और ये जो एक्सपेक्टेड ग्लोबल अटेंशन है ना, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल विजिटर्स हैं वो भी यहाँ पर आने की उम्मीद है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस न्यूज़ के लिए जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर हम लॉर्ड बुद्धा की बात करें तो ये फाउंडर थे बुद्धिज़्म के, और बॉर्न एज अ सिद्धार्था, इनका नाम क्या था, सिद्धार्था था, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर हमने स्टार्टिंग आपके लिए स्टैटिक पोर्शन यहाँ पर रखा है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट हैं जिसमें बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, और जो लुम्बिनी है नेपाल में, ठीक है। तो पूछा सकता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और जो लद्दाख है वो एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, और इसको बुद्धिस्ट कल्चर एंड जो मोनेस्ट्रीज़ है उसका एक बड़ा प्लेस माना भी जाता है यहाँ पर। और अगर मिनिस्टर पूछे जाएँ कि कौन से मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं तो ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है।
इसमें कहा गया है कि हाल ही में जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा स्वीकृत भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल जो है, इसके लिए कितनी राशि जो है वो यहाँ पर सॉवरेन गारंटी जो है प्रदान की गई है। तो जो भारत मैरीटाइम जो इंश्योरेंस पूल है, जिसको हम लोग बोलते हैं BMI पूल, तो इसके लिए जो सॉवरेन गारंटी है वो यूनियन कैबिनेट के द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो ये है 12,980 करोड़। ठीक है, अब इस पूरे न्यूज़ को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि क्या हुआ है कि भारत ने मैरीटाइम इंश्योरेंस जो सिस्टम है ये शुरू किया है, तो कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया है और 12,980 करोड़ का जो सॉवरेन गारंटी है इसमें गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट यहाँ पर कर रहा है। तो ये अमाउंट के फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे और इसका मेन एम यही है कि रिड्यूस करना डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन इंश्योरेंस। ठीक है, जो विदेशी इंश्योरेंस हैं तो उनके ऊपर जो है डिपेंड होना कम करना। ठीक है, और अपना जो सेल्फ रिलायंस है इसको ज़्यादा मजबूत करना, इसके लिए ये चीज़ यहाँ पर किया गया है। और इसमें जो रिस्क कवर होगा वो हल, कार्गो एंड जो वॉर शिप्स है ना, तो वो सब यहाँ पर कार्गो सेफ्टी के साथ में ये चीज़ कवर यहाँ पर होंगी। और इससे क्या होगा कि जो मैरीटाइम ट्रेड है ना वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा। तो इस पर्पज़ से ये चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है। और जो ग्लोबल टेंशंस में जो ट्रेड चल रहा है ना वो भी यहाँ पर जारी रहेगा, क्योंकि जो हमारे सैंक्शंस रेजिलेंस है ना उनको स्ट्रेंथ यहाँ पर मिलेगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अ गवर्निंग बॉडी विल ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ द पूल, तो ये भी चीज़ है कि इसके ऊपर पूरी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो एक वॉच डॉग की तरह यहाँ पर काम करेगी। ठीक है, और ये पूछा आपसे जा सकता है MCQ में कि जो मैरीटाइम इंश्योरेंस है वो क्या क्या कवर करेगा। तो शिप्स, कार्गो एंड ट्रांसपोर्ट ओवर द बॉर्डर, इसको ये कवर करेगा, इससे ये रिलेटेड है बेसिकली। ठीक है, और जो सोवरेन गारंटी है इसका मतलब होता है गवर्नमेंट एश्योरेंस फॉर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, तो ये सोवरेन गारंटी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और भारत के जो मेजर पोर्ट्स हैं जिसमें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम है, और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि INST जो मोहाली द्वारा विकसित जो नई तकनीक है वो किस पदार्थ के स्तर का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है। द न्यू मटेरियल डेवलप्ड बाय द INST मोहाली इज़ यूज टू डिटेक्ट द लेवल्स विद द विच सब्सटेंस। तो देखो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो स्मोकिंग डिटेक्शन के लिए जो है ना नया मटेरियल है और वो है INST मोहाली ने इन्होंने डेवलप करा है। तो जो निकोटीन और जो कोटनीन है ना इसको डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये किया गया है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि कोई भी अगर केमिकल इस तरीके से आएगा ना तो वहाँ पर ये फ्लोरोमेट्रिक सेंसिंग जो है वो यहाँ पर देगी और मेटल जो मटेरियल होगा वो चमकेगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो ग्लो ब्राइटली इन प्रेजेंस ऑफ द निकोटीन है वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इससे हम क्विकली डिटेक्शन कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। और आयरन बेस्ड जो MOF मेटल है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो ये एक नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पर हो रहा है। और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ अगर होगी ना तो उसको भी यहाँ पर डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ कैन बी डिटेक्टेड। और जो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो करंट डिटेक्शन मेथड है ना वो यहाँ पर इम्प्रूव हो रहा है। तो इसमें और भी चीज़ें आपके लिए रहेंगी, बट नीचे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने मेंशन कर रखी है वो क्या है, द मटेरियल इज़ रीयूजेबल एंड द कॉस्ट एफिशिएंट, मेंटेनिंग द परफॉर्मेंस इवन आफ्टर द मल्टीपल यूजेस। तो ये भी चीज़ यहाँ पर है। तो आपसे पूछा ही जाएगा कि किस पर्पज़ के लिए ये बेसिकली हुआ है। तो निकोटीन एंड कोटिनाइन लेवल्स को डिटेक्ट करने के लिए ये चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ द नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जो निकोटीन है वो एक एडिक्टिव केमिकल कंपाउंड है तंबाकू प्रोडक्ट्स के लिए, और जो कोटिनाइन है वो मेटाबोलाइट ऑफ द निकोटीन है जो उसको यूज़ करते हैं एज अ बायोमार्कर टू डिटेक्ट द टबैको एक्सपोजर। ठीक है, तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि नई दिल्ली में बेसिकली जो आयकर विभाग के आउटरीच जो प्रोग्राम हुआ था उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या था। ठीक है, तो ये आपसे अगर पूछा जाए कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था तो ये था कि प्रमोट द फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। ठीक है, तो यही मेन इसका एक ऑब्जेक्टिव था। ये आपसे पूछा भी जा सकता है और इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं कि जब ये अवेयरनेस प्रोग्राम दिल्ली में किया गया, ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देना,
80 से ज़्यादा स्कूलों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और अवेयरनेस जो है वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक इसको ले जाया जा रहा है। और फोकस ये भी है कि जो सिंप्लीफाइंग टैक्स कंप्लाइंस है, मतलब टैक्स फाइलिंग को बहुत ज़्यादा ईजी बनाना, आसान बनाना। और सरकार चाहती है कि लोग खुद जो है वो समझ कर सही तरीके से टैक्स यहाँ पर भरें, तो इसके लिए एजुकेट किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो मिनिस्ट्री है वो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रहती है। और आपसे अगर कई बार पूछा है कि सीबीडीटी जो है वो किस के अंदर आता है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए कि अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट्स ऑफ द इंडिया फॉर 2026। तो जो यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है, तो उसके अनुसार जो भारत की जीडीपी जो ग्रोथ है वो कितनी होगी 2026 के लिए स्केप के हिसाब से, तो ये होगी 6.4%। ठीक है, तो 6.4% जो है वो इन्होंने यहाँ पर किया है। अगर 2027 की आपसे पूछ ली जाए कि 2027 का कितना प्रोजेक्शन है, तो ये 6.6% है। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि भारत जो है वो धीरे धीरे स्टेडी ग्रोथ यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो ये 2027 और 2026 दोनों के ज़रूरी यहाँ पर हैं। और जो हमारी इकॉनमी है उसको एक तरीके से फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी बनाना, तो इस वजह से लगातार गवर्नमेंट जो है वो अपनी भूमिका यहाँ पर कर रही है। और यहाँ पर जो गांव की मांग प्लस लोगों की जो खर्चे ना, उन सब चीज़ों को भी यहाँ पर कवर किया जा रहा है। तो इंडिया ने रिकॉर्ड किया स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ 7.4% इन 2025 ड्रिवन बाय द रोबस्ट कंजप्शन एंड रूरल डिमांड। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा रूरल डिमांड यहाँ पर है। और जो इन्फ्लेशन स्टेबल है वो 4% है, मतलब इकॉनमी एक तरीके से क्या है यहाँ पर बैलेंस्ड है। ठीक है, इसके अलावा जो पीएलआई स्कीम है, जीएसटी कट्स हैं, तो उससे भी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उसको काफ़ी यहाँ पर पुश मिल रहा है। और ये एक बड़ा नज़रिया है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी कार्स के ऊपर जीएसटी रेट 28 से हटाकर इन्होंने 18 कर दिया है। तो इससे क्या है कि लगभग लाख लाख रुपए का फ़र्क जो है कार के ऊपर भी पड़ा, तो लोगों ने थोड़ा सा पैसा अपना जो है कार और इस सेक्टर में भी यहाँ पर डाला है। तो इससे फ़ायदा तो हुआ है जो जीएसटी कट यहाँ पर था। ठीक है, तो स्टैटिक पोर्शन में कुछ चीज़ें देख लेना कि जो ESCAP है इसका जो हेडक्वार्टर है वो बैंकॉक थाईलैंड में है। और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक इसको बोलते हैं। एक तरीके का एक रीजनल फोरम है जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर में आता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि कोई जीडीपी चीज़ क्या होती है, तो जीडीपी का मतलब होता है कि हम ये देखें कि पूरे साल में ना क्या क्या चीज़ें उगाई जा रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत में आ जाती है। तो इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब यही होता है कि जो टोटल इकोनॉमिक आउटपुट है पूरे कंट्री का, वो एक बार में मेज़र यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026। मतलब कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने अभी ये पदक जीता है, तो ये जीता है शिवा नरवाल ने। तो शिवा नरवाल जो है भारत के एक शूटर हैं और इन्होंने गोल्ड जीता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा है कितने मीटर पिस्टल में, तो 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, तो उसमें इनको गोल्ड मिला है। अगर आपसे एग्जैक्ट स्कोर इनका पूछा है तो स्कोर भी आप बता दीजिएगा। 241.8 जो है वो इनका एग्जैक्ट स्कोर है। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ, तो ये इवेंट हुआ है इजिप्ट में। ठीक है, तो इजिप्ट के कायरो में ये इवेंट बेसिकली हुआ था। और भारत के मेडल टैली की बात करेंगे तो 1 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज ओवरऑल परफॉर्मेंस में हमें मिला है। और भारत की शूटिंग में लगातार जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो ये भारत के हैं शिवा नरवाल और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में। ठीक है, और सिल्वर किसको मिला है, उनका भी नाम हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो ये है सोडिक जोन अब्दुलेव। ठीक है, तो ये उज्बेकिस्तान से हैं। और जो चिराग शर्मा है इनको ब्रॉन्ज मिला है 218.9 पॉइंट के साथ में। तो ये चीज़ आप नोट यहाँ पर कर लीजिएगा। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो पनाह बुगरा हैं इन्होंने सिल्वर जीता था वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में। तो इनका स्कोर था 250.6। ISSF जो है वो हमारे यहाँ की इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका म्यूनिच जो जर्मनी में है। ठीक है, ISSF से पूछा है तो ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जो एक बॉडी है जो यहाँ पर रेगुलेट करती है इन सब चीज़ों को। ठीक है,
इसमें कहा गया है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी फंक्शन है, वो क्या है। क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी इसको सेटअप किया है, रिसेंट में गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो इसका मेन फंक्शन है कि रेगुलेटिंग एंड क्लासीफाइंग ऑनलाइन गेम्स। जो ऑनलाइन गेम्स हैं इनको रेगुलेट करना है, इनको क्लासीफाई करना है। यहाँ पर देखो होता क्या है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है ना, ये पिछले काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा चरम पे चल रहे थे। आपने देखा कि अभी बीच में जितने भी ये जो आईपीएल में सट्टे बट्टे लगाने वाले थे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, उन सभी को अभी बंद किया गया। ठीक है, इनके ऊपर रेगुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि ये कौन सा गेम गैम्बलिंग है, कौन सा नहीं है। तो ये सब चीज़ें तय करने के लिए इन्होंने अभी एक अपना वो बना दिया, आयोग काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये रेगुलेशन यही करेगा। तो जितने भी कंप्लेंट्स और डिस्प्यूट्स हैं, यूजर का जो प्रोटेक्शन है, वो सबको यहाँ पर हैंडल करने का यही काम यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि मतलब फ्रॉड रोकना, कोई एडिक्शन कंट्रोल, लीगल क्लैरिटी, ये सब चीज़ें यहाँ पर मैटर यहाँ पर करेंगी। क्योंकि भारत में ये चीज़ जो ऑनलाइन गेमिंग है ना, ये बहुत चरम पर थी। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा सट्टे लगा रहे थे, कोई एमपीएल में लगा रहा है, कोई कहीं पर लगा रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रेगुलेट हो पाएँ, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है। और जो एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो है इस चेयरपर्सन होंगे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि हाल ही में जो बुल्गारिया है उसके संसदीय चुनाव में जीत हुई है वहाँ पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको यहाँ पर बधाई दी है। तो मतलब पीएम मोदी जी ने जो कांग्रेस किया है वो किया है रुमन रेदेव को। तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने अभी इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है प्रोग्रेसिव बुल्गारिया, तो उसमें इन्होंने जीत मिली है। तो ये आपसे पूछा सकता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी से ये रिलेट करते हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पर। और इससे क्या होगा कि भारत और यूरोप के जो टाइज़ हैं ना, वो थोड़े से और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। इसलिए मोदी जी जो है यूरोप के जो लीडर्स हैं, यूरोप के जो ग्लोबल लीडर्स हैं, उनके साथ में अपने जो टाई अप है ना, वो काफ़ी अच्छे हमारे चलते रहें। तो इस वजह से ये सब चीज़ें भी आपने देखा होती रहती हैं। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट आप यहाँ पर नोट कर लिए, द कम्युनिकेशन वाज मेड थ्रू अ सोशल मीडिया पोस्ट, जो है उसके थ्रू इन्होंने इस चीज़ को किया है एज सच। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि बुल्गारिया की कैपिटल क्या है, तो वो है सोफिया। ठीक है, और ये एक साउथ ईस्टर्न यूरोप जो है वो रीजन में ये बेसिकली है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं रुमेन वेदेव। ठीक है, इसमें कहा गया कि नेपाल में मनाया जाने वाला महालक्ष्मी जो यात्रा है वो किस स्थान पर आयोजित होता है यहाँ पर। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक फेस्टिवल है जो नेपाल के बनेपा में सेलिब्रेट होता है। तो ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो 3 दिन तक चलता है, और अभी अक्षय तृतीया पर ये काफ़ी लाइमलाइट में आया था। तो 3 डेज़ तक ये फेस्टिवल बेसिकली चलता है। और इस फेस्टिवल के दौरान जो वुडन चैरियोट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, और जो उग्रा चांदी टेम्पल है वो यहाँ पर। ठीक है, और जो गॉडेस महालक्ष्मी हैं, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड गणेश हैं, इनको जो है यहाँ पर आइडल के तौर पर पूजा जाता है, और इनकी यही वहाँ के मेन डीटीज़ हैं। ठीक है, और ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी लोकेशन क्या है, तो यह है नेपाल में बनेपा। ठीक है, और ये एक लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ द डिवोटीज़ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जो देवी देवता हैं उनकी यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। वहाँ पर एक रिच कल्चर है इस सब चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, और काठमांडू कैपिटल है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और नेपाल जो है एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, जिसमें भारत के जो हिंदू के जो कल्चर ट्रेडिशंस हैं वो बहुत व्यापक तौर पर जो है वहाँ पर मनाए जाते हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे जो है, इनकी हाल ही में एक लॉन्च की गई पुस्तक है, वो काफ़ी चर्चा में आई। तो उसका नाम पूछा गया है, तो इसमें से जो पुस्तक दी गई है उसमें है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। तो इसका नाम अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में यहाँ पर है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं एम नरवणे, तो इन्होंने जो द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिस एंड द मिस्ट्रीज जो है, इस बुक को यहाँ पर लॉन्च इसको भी किया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है इनकी अलग अलग जो बुक्स हैं वो यहाँ पर लॉन्च हुई हैं, तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा कौन कौन से बुक्स हैं, किस वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आए। क्योंकि जो आर्मी के इंसाइट्स हैं और जो मिथ्स हैं उन सबको यहाँ पर कवर किया है। डिफेंस नॉलेज इन्होंने कवर की है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, देखो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस में आपने देखा होगा कि जो कंट्रोवर्सी भी पार्लियामेंट में क्रिएट हुई थी। ठीक है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने संसद में एक इनकी अनपब्लिश्ड जो मेमोर इन द पार्लियामेंट है उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन किया गया था। तो डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था कि जो
मटेरियल ऑलरेडी अनपब्लिश्ड है, अभी तक आया नहीं है, तो उसके बारे में यहाँ पर कोट नहीं किया जा सकता। तो ये है, तो ये सब आपने देखा होगा कि जो 4 स्टार्स ऑफ द डेस्टिनी ये अभी अनपब्लिश्ड है, तो इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, ये भी आपसे पूछा सकता है। और जो इनकी बुक्स हैं वो आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अलग अलग बुक्स जो हैं वो इन्होंने यहाँ पर निकाली हैं। रूपा पब्लिकेशंस ने इन बुक्स को पब्लिश किया था, और इसमें जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हैं इनके जो सीक्रेट्स हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। और ये एक बुक इन्होंने 2025 में और भी थी, वो थी द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो ये भी एक फिक्शन बुक जो है वो इन्होंने लिखी थी। काफ़ी कंट्रोवर्सीज इनके साथ में हुई हैं, तो आपसे यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि अभी जो नेम ऑफ द न्यू बुक आपको बताना है, जो आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे इन्होंने यहाँ पर लॉन्च की है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है वो इंडियन आर्मी के हेड होते हैं यहाँ पर। और इंडियन आर्मी जो फोर्स है उसमें तीनों इन्वॉल्व होते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और रूपा पब्लिकेशन जो है एक वेल नोन पब्लिकेशन है जो इन सब चीज़ों को यहाँ पर पब्लिश करता है, ठीक है। किस संस्थान को हाल ही में जीरो बेस टू लैंडफिल के रूप में जो है यहाँ पर मान्यता दी गई? PIB एक्सप्लेनेशन में ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसको अभी जीरो बेस लैंडफिल इन इंडियाज़ हेल्थ केयर सेक्टर में मान्यता दी गई? तो ये है NITRD दिल्ली, ठीक है। अब ये जो NITRD दिल्ली है, इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा है तो ये है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेज। तो अभी इसको जीरो वेस्ट टू लैंडफिल में इसको रिकॉग्निशन यहाँ पर मिला है। और जो हॉस्पिटल्स हैं वो लैंडफिल में बेसिकली नहीं जाते हैं, बट इसको यहाँ पर इन्होंने मान्यता दी है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट का स्केल है वो 1 से लगभग 1.2 टन के आसपास में डेली का है। और यहाँ पर जो कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग है वो एक सस्टेनेबल अप्रोच है, इसके ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। और जो NITRD है उसने अचीव किया है फुल कंप्लायंस अंडर द बल्क वेस्ट जनरेटर कैटेगरी एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव है ये इम्प्लीमेंटेड है वाई वेस्ट वेटनरीज फाउंडेशन अंडर द स्वच्छ संकल्प प्रोग्राम इसके अंतर्गत में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं, इनको आप एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। और स्टैटिक में भी कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये सब PDF में आपको कंटेंट मिल जाएगा। और वर्ल्ड जो बैंक है उसके द्वारा, जो वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है उसने अभी एक वाटर फॉरवर्ड जो है ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका गोल यही है कि 1 बिलियन जो पीपल हैं 2030 तक इनको जो है पानी मिल सके। तो इम्प्रूव्ड वाटर फैसिलिटीज़ इनके लिए 1 बिलियन पीपल्स के लिए 2030 तक हो। तो यही इसका मेन लक्ष्य यहाँ पर है। और इसको यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जो वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव है ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अब इसमें की पार्टनर क्या क्या है? एक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। तो ये सब लोग यहाँ पर बेसिकली पार्टनर हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो नदेडला भास्कर राव हैं इनका भी हाल ही में निधन हुआ, तो ये किस राजनीतिक दल के सह संस्थापक थे? तो ये तेलुगु देशम पार्टी TDP से ये रिलेट करते थे, ठीक है। और फॉर्मर CM ऑफ आंध्र प्रदेश ये रह चुके थे, और इनका भी हाल ही में निधन हुआ 90 साल की एज में, ठीक है। और तेलुगु देशम पार्टी जो है उससे ये रिलेट यहाँ पर करते थे। CM टेन्योर था, काफ़ी छोटा था इनका, तो 1984 में ये रहे थे, और बाद में इन्होंने BJP ज्वाइन कर ली। तो ये चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। तो ये फैक्ट जो है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए वैसे मेंशन कर दिया। बाकी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि 2019 में इन्होंने BJP ज्वाइन करी, बट जो इनकी पार्टी थी वो थी तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है। और ये जो NT रामाराव इनके साथ ये काम कर चुके हैं ऑलरेडी। ही सब इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द आंध्र प्रदेश। 1 महीने के लिए ये बने थे 16 अगस्त से 16 सितंबर 1984 में, ठीक है। तो ये चीज़ अगर पूछा है आपसे कि 1 महीने के लिए कौन CM बना था जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, तो आप बता दोगे नांदेला भास्कर राव, ठीक है। विशाखापट्टनम के इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान जो है, तो उसमें क्या हुआ है बेसिकली 40 सालों के बाद एक दुर्लभ जीव जो है इसको प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है। तो आपको उस एनिमल का नाम बताना है। तो ये ब्लैक जो पैंथर है ये 40 ईयर्स के बाद में यहाँ पर आया है, दिखाया गया है, जो इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क IGZP होता है। तो ये यहाँ पर बनेगा आपके लिए क्वेश्चन।
और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो एनिमल है वो रिसीव हुआ है एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत असम स्टेट के जू से। अगर आपसे पूछा है कि किस स्टेट के जू से आया है तो ये असम के स्टेट जू से यहाँ पर आया है। एक फीमेल ब्लैक पैंथर इसको यहाँ पर जो है लाया गया है, ठीक है। और ये बहुत ही रेयर होता है एक्चुअली, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जामिनेशन में काफ़ी हाईलाइटेड रहते हैं ना तो ये पूछे भी जा सकते हैं। और इस तरीके के एक्सचेंज से क्या होता है कि जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है और जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो यहाँ पर मेंटेन रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ एक ही जगह पर है, ठीक है। भारत के पूरे अलग अलग हिस्सों में ना हर जगह पर, ठीक है, चारों दिशाओं में जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो इस तरीके के अगर प्राणी हैं वो इन फॉरेस्ट और इन जंगलों में रहेंगे तो जो हमारे यहाँ का एक बहुत ही कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ है ना वो यहाँ पर रहेगा। तो इस वजह से ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना इसके लिए काम यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। और ये जो इंदिरा गांधी जो इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क है ये एक लार्जेस्ट जू है आंध्र प्रदेश में, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और विशाखापट्टनम जो है भारत का एक मेजर पोर्ट सिटी है आंध्र प्रदेश में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और ये जो ब्लैक पैंथर है वो एक सेपरेट स्पीसीज नहीं है, ये एक मेलेस्टिक वेरिएंट ऑफ द लेपर्ड और द जगुआर। जो लेपर्ड और जगुआर होते हैं ना इन्हीं की एक प्रजाति होती है। तो अगर हम बात करें मेलेनिज्म जो है वो एक तरीके की जेनेटिक कंडीशन है जो एक एक्स्ट्रा डार्क जो ब्लैक पिगमेंटेशन है ना उसको यहाँ पर करती है। लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, कुछ लोगों ने सही आंसर दिए, वेरी गुड। और आज के क्वेश्चंस हैं जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो आपको बताना है, जॉग फॉल्स वो कहाँ पर लोकेटेड है वो आप बताइएगा, और कौन सा जो वाटरफॉल है वो फॉर्म्ड होता है शारावती रिवर पर, ठीक है। और जो दूध सागर वाटरफॉल है ये किस दो स्टेट्स के बॉर्डर पर है लोकेटेड वो आपको बताना है। तो ये जो 4-5 क्वेश्चंस हैं इनका आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिएगा। और करंट अफेयर्स फंडा पर हम आपको हर एक करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराते रहेंगे, तो आप इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। डेली पीडीएफ, वीकली, मंथली, बैंकिंग, सब कुछ आपको एक ही प्लेस पर मिलेगा। और आप अगर इन चीज़ों को लेना चाहते हैं तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और ये हमारा करंट अफेयर्स फंडा का जो है टोल फ्री नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारे कोर्स की जानकारी यहाँ पर दे दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, और इस वीडियो को आगे फर्दर शेयर करिएगा। थैंक यू।